तो आज के इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत हम एक ऐसी घटना से करते हैं जो सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसी लगती है। मतलब सोचिए, मार्च 1967 का वक्त था और यूनाइटेड किंगडम में कॉर्नवॉल के जो खूबसूरत समुद्री तट है ना, वहां अचानक से एक बिल्कुल गाढ़ा काला कीचड़ लहरों के साथ बहकर आने लगा। हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो कोई आम कीचड़ नहीं था। वो एक्चुअली दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण हादसों में से एक की शुरुआत थी। बिल्कुल। टोरे कैनियन नाम का एक बहुत ही विशालकाय सुपर टैंकर था। मतलब उसमें लगभग 1,20,000 टन कुवैत का कच्चा तेल भरा हुआ था और नेविगेशन की बस एक छोटी सी गलती हुई और वो तट के पास एक चट्टान से टकरा गया। बाप रे, 1,20,000 टन! हाँ, और टक्कर ऐसी थी कि जहाज का निचला हिस्सा पूरी तरह फट गया और समंदर में वो कच्चा तेल बेतहाशा रिसने लगा। मतलब रुक ही नहीं रहा था। और यहीं पर वो ट्विस्ट आता है जिसके बारे में मैं शुरू में कह रहा था। इस तेल के रिसाव को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जो आज सोचने में भी अजीब लगता है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपने ही रॉयल एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स भेज दिए। हाँ। फाइटर प्लेन्स भेजकर उस फंसे हुए जहाज पर तबातोड़ बॉम्ब गिरा दिए। अरे वाह! मतलब बॉम्ब गिराकर उन्हें लगा क्या कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? एग्जैक्टली उनका प्लान ये था कि बमबारी से उस तेल में आग लग जाएगी और वो सब जलकर राख हो जाएगा और जहाज हमेशा के लिए डूब जाएगा। पर नेचर के साथ आप ऐसी जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। और जाहिर है उस बमबारी से जहाज के और भी हिस्से टूट गए होंगे। वही तो हुआ। हालत पहले से कहीं ज्यादा बिगड़ गए और रिसाव रुकने की बजाय और तेज हो गया। और टूरिज्म को बचाने के चक्कर में उन्होंने समुद्र में 10,000 टन से भी ज्यादा इंडस्ट्रियल डिटर्जेंट डाल दिया। वेट उन्हें लगा कि जैसे घर में बर्तन साफ होते हैं वैसे डिटर्जेंट से पूरा समुद्र साफ हो जाएगा। हाँ, बस यही लॉजिक था उनका। और नतीजा ये निकला कि तेल और डिटर्जेंट के उस जहरीले मिक्सचर से लाखों समुद्री जीव और पक्षी मरे गए। बाद में साइंटिस्ट ने बताया कि अगर उन्होंने वो डिटर्जेंट ना डाला होता तो नुकसान एक्चुअली काफी कम होता। ये तो सच में एक बहुत भयानक ट्रेजेडी थी। पर इस घटना ने सिर्फ वहां के एनवायरनमेंट को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इसने पूरी दुनिया को झंकझोर कर रख दिया। हाँ, एक नया सिस्टम पैदा हुआ इसके बाद, राइट? बिल्कुल, दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स को अचानक से ये समझ आने लगा कि जिस कच्चे तेल पर हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था चलती है, उसे समुंदर के रास्ते इधर से उधर ले जाना कितना बड़ा रिस्क है। तो आज की हमारी इस चर्चा का, इस डीप डाइव का मैं मकसद भी यही है। हम इस बात पर बिल्कुल सहमत हैं कि तेल का जमीन से निकलना और रिफाइनरी तक पहुंचना सिर्फ ज्योग्राफी का खेल नहीं है। आज हम उन चोक पॉइंट्स यानी उन रुकावटों के बारे में बात करेंगे जो पूरी दुनिया के क्रूड ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो समंदर के रास्ते हों, इंश्योरेंस की ताकत हो या करेंसी का दबाव। हाँ, क्योंकि उस टोरे कैनियन की घटना के बाद ना दुनिया भर के टैंकर मालिकों में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उन्हें समझ आ गया था कि अगर उनका एक भी जहाज ऐसे किसी हादसे का शिकार हुआ तो मुआवजा देते देते उनकी पूरी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। तो इस डर से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? इसी डर की वजह से एक नया सिस्टम बना। दुनिया के सबसे बड़े टैंकर मालिकों ने एक दूसरे का बीमा यानी इंश्योरेंस करना शुरू किया। उन्होंने प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब्स बनाए। अच्छा, तो उन्होंने आपस में ही एक ग्रुप बना लिया। एग्जैक्टली। और आज क्रूड ऑयल शिपिंग इंडस्ट्री का ये एक स्टैंडर्ड बन गया है। बिना इस इंश्योरेंस के जहाज 1 इंच भी नहीं खिसक सकते किसी भी इंटरनेशनल पोर्ट में। पर एक मिनट, बीमा तो आखिर एक कागज का टुकड़ा है ना? वो किसी इतने बड़े लोहे के जहाज को फिजिकली कैसे रोक सकता है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कागजी दस्तावेज दुनिया की सबसे बड़ी अदृश्य दीवार है। मतलब अगर आपके तेल का बीमा नहीं है तो कोई भी बायर उस तेल को खरीदेगा ही नहीं, हाथ तक नहीं लगाएगा। वाओ! और आजकल इस अदृश्य दीवार का सबसे बड़ा असर हम पर्शियन गल्फ में देख सकते हैं। वहाँ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जो सिर्फ 34 किलोमीटर चौड़ा है, वहाँ आजकल जहाज फंस गए हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसको हम एक आम एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत महंगी कार है और आपकी बीमा कंपनी कहती है कि अगर आप उस कार को उस एक खास रास्ते पर ले गए तो हम आपकी पॉलिसी तुरंत रद्द कर देंगे। अब आप भले ही कितने भी बहादुर हों, आप अपनी कार वहां नहीं ले जाएंगे, राइट? बिल्कुल नहीं ले जाऊंगी। बस यही हो रहा है हॉर्मुज के साथ। अब ईरान और यूएस के बीच जो तनाव है, और देखिए हम यहाँ किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं,
हम सिर्फ उन फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं जो हमारी सोर्सेज में हैं। हाँ, हम बस जियोपॉलिटिक्स के इकोनॉमिक असर को देख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उस तनाव के कारण इंश्योरेंस ने इंश्योरेंस का प्रीमियम इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि जहाज मालिक उस रास्ते पर जाने से घबरा रहे हैं। हाँ, तो लोग सोचते हैं कि ईरान ने रास्ता बंद कर दिया है, पर असल में रास्ता तो खुला है। ये तो इंश्योरेंस का डर है जिसने इसको एक चोक पॉइंट बना दिया है। राइट। तो जब अदृश्य रुकावटें यानी ये इंश्योरेंस वगैरह इतनी ताकतवर हो सकती हैं, तो जो सच में फिजिकल और भौगोलिक रुकावटें हैं वो कितनी बड़ी होंगी? बहुत बड़ी। और जब भौगोलिक रुकावटों की बात आती है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का का नाम सबसे पहले आता है। अच्छा, ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच वाला रास्ता है ना? हाँ, बिल्कुल वही रास्ता। ये रास्ता दुनिया का लगभग 20 से 22% तेल हैंडल करता है। और सबसे बड़ी बात, चाइना को अपना 80% तेल इसी रास्ते से मिलता है। 80%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और सिर्फ तेल ही नहीं, पूरी दुनिया का 25% ट्रेड इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। पर एक बात बताइए, क्या ये रास्ता वाकई में हॉर्मुज जितना ही खतरनाक चोक पॉइंट है? क्योंकि मैप में देखें तो आसपास और भी रास्ते दिखते हैं। हाँ, आपने सही पॉइंट पकड़ा। देखिए, मलक्का एक बहुत जरूरी रास्ता जरूर है, पर यह हॉर्मुज जैसा खतरनाक नहीं है। मतलब अगर ये बंद हो जाए तो दुनिया रुकेगी नहीं? नहीं रुकेगी। अगर किसी वजह से मलक्का बंद भी हो जाए तो जहाज थोड़ा लंबा रास्ता ले सकते हैं। उन्हें सुंडा या लॉम्बॉक स्ट्रेट से आना पड़ेगा। टाइम और पैसा ज्यादा लगेगा, पर ऑप्शन है। तो हम कह सकते हैं कि मलक्का एक स्पीड ब्रेकर है, पर होर्मुज एक डेड एंड है। बिल्कुल परफेक्ट कंपैरिजन है ये। हाँ, और जब हम नैरो रास्तों की बात कर ही रहे हैं, तो इजिप्ट के सुएज कैनाल को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, वो तो पिछले कुछ सालों में काफी न्यूज में भी रहा है। वही ना, वहां से हर रोज लगभग $10 बिलियन का ट्रेड होता है और ग्लोबल ऑयल का 7 से 8% वहां से निकलता है। आपको याद होगा 2021 में एवर गिवन नाम का एक विशालकाय जहाज वहां फंस गया था। अरे हाँ, उसने तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिलाकर रख दी थी। सभी जहाजों को पूरा अफ्रीका घूम कर आना पड़ा था। पर सुएज कैनाल के साथ एक और बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो सुपर टैंकर्स के लिए काफी नहीं है, राइट? हाँ, एक्चुअली जो सबसे बड़े ऑयल टैंकर्स होते हैं, जिन्हें हम VLCC कहते हैं, वो इतने भारी होते हैं कि सुएज कैनाल की गहराई उनके लिए कम पड़ जाती है। अगर वो पूरा भरकर आएंगे तो कैनाल के बेस से टकरा जाएंगे। तो फिर वो इस रास्ते से जाते कैसे हैं? क्या उन्हें अपना आधा तेल निकालना पड़ता है? यहाँ पर इजिप्ट ने एक बहुत ही शानदार जुगाड़ लगाया है। एक इंजीनियरिंग मार्वेल कह लीजिए। उन्होंने सुमेट पाइपलाइन बनाई है। सुमेट पाइपलाइन? ये क्या करती है? जब एक सुपर टैंकर सुएज कैनाल के एक एंड पर आता है तो वो अपना तेल इस पाइपलाइन में ट्रांसफर कर देता है। पाइपलाइन जमीन के रास्ते कैनाल के पैरेलल चलती है। ओह अच्छा। और वो जहाज खाली होकर आराम से कैनाल को क्रॉस कर लेता है और दूसरी तरफ पहुंचकर वापस उसी पाइपलाइन से अपना तेल भर लेता है। वाह, मतलब जहाज पानी में तैर रहा है और उसका तेल जमीन पर दौड़ रहा है। ये सच में एक कमाल का सॉल्यूशन है। हाँ, पर देखिए, रास्ते चाहे कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर पीछे से तेल का आना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? वही ना, ये सब पाइपलाइंस और जहाज किसी काम के नहीं रहेंगे। तो चलिए अब इस सप्लाई को कंट्रोल करने वाले बड़े खिलाड़ियों की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा खिलाड़ी यहाँ पर ओपेक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान और बाकी देश शामिल हैं। और टेक्निकली देखा जाए तो ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक कार्टेल है, राइट? बिल्कुल, ये एक कार्टेल है जो आपस में मिलकर डिसाइड करता है कि रोज कितना तेल निकालना है, और इससे वो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कंट्रोल करते हैं। मगर उन्हें दाम बढ़ाने हैं तो वो सप्लाई कम कर देते हैं। सिंपल इकोनॉमिक्स। पर अब यहां से ना असली दिलचस्प बात शुरू होती है। वो क्या? यूएस शेल ऑयल के बारे में। देखिए, अमेरिका के पास दशकों से अपनी जमीन के नीचे तेल का एक बहुत बड़ा भंडार था, जिसे शेल ऑयल कहते हैं। पर उसको निकालना बहुत मुश्किल और महंगा था। हाँ, वो चट्टानों के बीच फंसा होता है ना। एग्जैक्टली। फिर 2010 के बाद एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिसे फ्रैकिंग कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी से यूएस ने वो तेल निकालना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ? इससे अमेरिका रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया। उन्होंने सीधे ओपेक की ताकत को टक्कर दे दी और ग्लोबल मार्केट में तेल इतना ज्यादा आ गया कि कीमतें तेजी से गिरने लगी। और ये ओपेक के लिए किसी सपने के टूटने जैसा था। उनकी मोनोपोली खतरे में थी। इस टक्कर का जवाब देने के लिए ही उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी और ओपेक से ओपेक प्लस बनना पड़ा। ओपेक प्लस, इसमें किसको जोड़ा उन्होंने? उन्होंने रशिया जैसे और भी बड़े उत्पादक देशों को अपने साथ शामिल कर लिया ताकि उनका कार्टेल पहले से भी बड़ा और मजबूत हो जाए।
और वो यूएस शेल का मुकाबला कर सकें। पर जब इतने सारे खिलाड़ी एक साथ एक ग्रुप में खेल रहे हों, जिनमें रशिया और सऊदी अरेबिया जैसे बड़े देश हैं, तो कोई एक देश अपना दबदबा कैसे बनाए रखता है? सभी चाहेंगे ना कि वो ज्यादा तेल बेचे। यहाँ पर अगर हम इसको एक बड़े नजरिए से देखें तो सऊदी अरेबिया की हिकमत अमली बहुत खास है। सऊदी अपनी ताकत बनाए रखने के लिए स्पेयर कैपेसिटी या अतिरिक्त क्षमता का इस्तेमाल करता है। स्पेयर कैपेसिटी मतलब वो जानबूझकर कम तेल निकालते हैं? हाँ, बिल्कुल। दुनिया के बाकी देश जितना निकाल सकते हैं निकालते हैं, पर सऊदी हमेशा अपनी क्षमता से थोड़ा कम तेल निकालता है। वो कुछ तेल रिजर्व रखता है। ये तो वही बात हुई ना कि जैसे किसी के पास पानी का एक बहुत बड़ा बंद हो, डैम हो, और अगर कोई और देश ओपेक के नियम तोड़कर चुपके से ज्यादा तेल बेचने की कोशिश करता है ताकि उसे ज्यादा मुनाफा हो, तो सऊदी क्या करता है? वो अचानक अपने उस बंद के दरवाजे खोल देता है। सही कहा। और अपना वो अतिरिक्त तेल मार्केट में लाकर कीमतें इतनी गिरा देता है कि उस नियम तोड़ने वाले देश को भारी नुकसान होता है। ये तो पूरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो गया कार्टेल के अंदर ही। बिल्कुल। पर आपने अभी जो बंद वाला एग्जाम्पल दिया ना, उसमें एक ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट? अगर कल को वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, जिसके बारे में हमने बात की थी, वो बंद हो जाए, तो सऊदी का ये जो अतिरिक्त तेल है वो बाहर कैसे आएगा? वो तो वही पर्शियन गल्फ में फंस जाएगा ना। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर रास्ता ही ब्लॉक हो गया तो ये सारी स्पेयर कैपेसिटी किसी काम की नहीं रहेगी। पर सऊदी ने इस दिन के लिए पहले से प्लान किया था। उन्होंने अपने देश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक यानी रेड सी तक एक विशाल पाइपलाइन बनाई है। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन कहते हैं इसे। अरे वाह, मतलब उन्होंने ज्योग्राफी को ही बाईपास कर दिया। बिल्कुल। अगर हॉर्मुज बंद भी हो जाए तब भी सऊदी अपना लगभग 70% रोजाना तेल इस पाइपलाइन के जरिए आराम से भेज सकता है। क्या बात है, ये तो वाकई एक मास्टर क्लास है स्ट्रैटेजी के। तेल निकल गया, रास्ता भी तय हो गया, लेकिन इस तेल को खरीदने के लिए पैसे कैसे दिए जाएंगे? हाँ, और ये चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक्स जियोपॉलिटिक्स से मिलती है। बिल्कुल। और इसके लिए हमें 1970 के दशक में जाना होगा। उस वक्त यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था। हाँ, जिसमें यूएस ने सऊदी को प्रोटेक्शन ऑफर की थी, राइट? एग्जैक्टली। यूएस ने कहा हम आपकी मोनार्की और ऑयल फील्ड्स को सैन्य सुरक्षा यानी मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे, और बदले में सऊदी मान गया कि वो अपना तेल सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर्स में बेचेगा। और यहीं से शुरुआत हुई पेट्रो डॉलर सिस्टम की। इसका असर इतना बड़ा था कि क्योंकि हर देश को तेल चाहिए था, तो अब सबको तेल खरीदने के लिए यूएस डॉलर की जरूरत पड़ने लगी। तो बस ऑटोमेटिकली सभी देशों को डॉलर जमा करके रखने पड़े। हाँ, इस एक डील ने यूएस डॉलर को दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी बना दिया। और जब इतना सारा पैसा इंटरनेशनल लेवल पर घूमता है तो उसके लिए एक नेटवर्क चाहिए होता है, जिसे हम स्विफ्ट कहते हैं। और यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। स्विफ्ट कोई बैंक नहीं, राइट? नहीं, स्विफ्ट एक्चुअली एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है। ये बस बैंक्स को मैसेज भेजता है कि भाई पैसा सेफली ट्रांसफर हो गया है। मतलब जैसे हमारे फोन में व्हाट्सएप पे डबल टिक आता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और क्योंकि तेल का व्यापार मोस्टली डॉलर्स में होता है, तो यूएस का इस स्विफ्ट सिस्टम पर बहुत बड़ा और गहरा प्रभाव है। हाँ, और देखिए, बिना किसी पक्षपात के सोर्स मटेरियल के फैक्ट्स के आधार पर हमें ये समझना होगा कि यूएस इस सिस्टम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए और दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए भी करता है। बिल्कुल करता है। उदाहरण के लिए हम वेनेजुएला और ईरान को देख सकते हैं। जब इन पर सैंक्शंस या प्रतिबंध लगाए गए तो इनको स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। और हम यहाँ इन देशों की राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये समझा रहे हैं कि ये आर्थिक सिस्टम एक हथियार की तरह कैसे काम करता है। सही बात है। उनके पास तेल है, जहाज भी है, पर क्योंकि वो स्विफ्ट से बाहर है, वो पेमेंट नहीं ले सकते और इसलिए उनका तेल लीगल मार्केट में नहीं पहुंच पाता। ये सबसे बड़ा चोक पॉइंट है, पैसा। तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? क्या ये दुनिया हमेशा ऐसे ही चलेगी? नहीं, ये डायनामिक और ये ताकत का खेल अब तेजी से बदल रहा है। कैसे? जैसे प्रतिबंध के बावजूद अब ईरान और रशिया जैसे देश शैडो फ्लीट्स का यूज कर रहे हैं और अपने खरीदार ढूंढ लेते हैं। सऊदी अरेबिया ने भी अब इशारा दिया है कि वो सिर्फ यूएस डॉलर में नहीं बल्कि दूसरी करेंसीज में भी व्यापार कर सकता है। और नए प्लेयर्स भी तो आ रहे हैं मार्केट में। हाँ, जैसे गयाना, वहां पर काफी नए तेल के भंडार मिल रहे हैं जो इन पुराने रास्तों और रूल्स पर डिपेंड नहीं करते। तो इस गहरे विश्लेषण को हम एक दिलचस्प सवाल पर लौटे हैं। जरूर। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर आने वाले वक्त में दुनिया का तेल सच में यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम के बिना ट्रेड होने लगा तो उसका असर इन फिजिकल रास्तों पर क्या पड़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ,
क्योंकि क्या तब हॉर्मूज और मलक्का जैसे भौगोलिक चोक पॉइंट्स और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। सोचिए, जब पैसा और करेंसी की ताकत कम हो जाएगी तो राजनीतिक दबाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब तब सीधी सी बात यह होगी कि उस चोक पॉइंट पर भौतिक रूप से किसका कब्जा है, वहां किसकी नेवी खड़ी है। एग्जैक्टली। तब डिजिटल पावर से ज्यादा फिजिकल और मिलिट्री प्रेजेंस मायने रखेगी, और ये एक ऐसी दिशा है जिसके बारे में किसी को भी जरूर सोचना चाहिए। ये सच में आगे पढ़ने और जानने के लिए एक बेहतरीन सवाल है कि आने वाले दशकों में इस पावर गेम का क्या होगा। तो बस यही था हमारा आज का डीप डाइव, जहां हमने देखा कि कैसे समंदर के रास्ते, इंश्योरेंस के कागज और डिजिटल मैसेजेस मिलकर उस तेल को कंट्रोल करते हैं जो हमारी दुनिया चलाता है।